Dear student, in today's lecture I am going to discuss about the procedure of EDTA method. EDTA method से हम वाटर सैंपल की हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं। इस मेथड में हमें कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। रिएजेंट्स को डिटेल में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सबसे पहला रिएजेंट जो हमें लगेगा वो होगा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर मीन्स ये एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी हार्डनेस हमें पता होगी। जनरली ये हम CaCO3 का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। दूसरा रिएजेंट होगा EDTA सॉल्यूशन। EDTA इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम एज एन इंटरमीडिएट यूज़ करेंगे। तीसरा हमारा इंडिकेटर होता है जो कि होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी और EBT। उसके बाद इस टाइट्रेशन में हमें बफर सॉल्यूशन यूज़ करना होता है और इस बफर सॉल्यूशन की हेल्प से हम इस सॉल्यूशन का pH मेंटेन करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 पर। यहाँ पर अमोनिकल बफर यूज़ किया जाता है। और चौथा जो हमारे पास होगा वो होगा वाटर सैंपल, एंड फॉर दिस वाटर सैंपल वी हैव टू डिटरमाइन हार्डनेस। इस वाटर सैंपल के लिए हमें हार्डनेस को पता लगाना है। अब हम EDTA मेथड की डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो जब हम EDTA मेथड परफॉर्म करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टेप आती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जो EDTA का सॉल्यूशन है, चूँकि उसकी स्ट्रेंथ, उसका कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन है। तो उस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल की हेल्प से हमें इस EDTA का कंसंट्रेशन पता लगाना होता है, इसकी स्ट्रेंथ हमें पता लगानी होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू टेक 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल इन कोनिकल फ्लास्क। जब हम लेबोरेटरी में करते हैं तो ये वॉल्यूम चेंज हो जाता है, हम इसे 10 ml लेंगे या फिर हम 20 ml लेंगे या हम इसका कोई भी वॉल्यूम ले सकते हैं। एनी वॉल्यूम कैन बी टेकन फॉर दिस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। न्यूमेरिकल में ये 100 ml भी हो सकता है, 200 ml भी हो सकता है। यहाँ पर हम इसे 50 ml लेकर चल रहे हैं। तो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया। उसके बाद हम इसमें बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अमोनिकल बफर हम ऐड करेंगे 10 ml। ये 10 ml बफर ऐड करने से इस सॉल्यूशन का pH, इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का pH अप्रॉक्सीमेटली 10 हो जाता है। उसके बाद हम इसमें इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी के 2-3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे। इंडिकेटर ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा वाइन रेड। ये क्यों बनता है? क्योंकि ये जो इंडिकेटर है EBT, ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ एक लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और वो कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है? वाइन रेड कलर का। जब हम सॉल्यूशन में EDTA ऐड करेंगे तो EDTA मेटल आयन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो इसी वजह से ये EDTA कैल्शियम मैग्नीशियम EBT कॉम्प्लेक्स में से EBT को रिप्लेस कर देगा और कैल्शियम मैग्नीशियम EDTA का स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा जो कि कलरलेस होता है। और इस कंडीशन में ये इंडिकेटर EBT फ्री हो जाता है और ये फ्री इंडिकेटर EBT का कलर होता है ब्लू। इसी वजह से पूरा सॉल्यूशन आपको एंड पॉइंट पर ब्लू कलर का दिखाई देगा। जब एंड पॉइंट आ जाता है तो हमें इस EDTA की वॉल्यूम नोट करना होती है। सपोज दिस इज द V1 ml। सो V1 ml ऑफ EDTA इज रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। तो यहाँ पर हम फिर से 50 ml वाटर सैंपल लेंगे कोनिकल फ्लास्क में। इस 50 ml वाटर सैंपल में हम 10 ml बफर ऐड करेंगे। बफर ऐड करने से इस सॉल्यूशन का pH अप्रॉक्सीमेटली 10 हो जाता है। अब उसके बाद हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स इंडिकेटर इरियोक्रोम ब्लैक टी और EBT के ऐड करेंगे। जब हम इंडिकेटर ऐड करते हैं तो फिर से हमें वाइन रेड कलर मिलेगा। इस सॉल्यूशन में जब हम EDTA ऐड करेंगे तब एंड पॉइंट पर हमें ब्लू कलर मिल जाएगा। जैसे ही ब्लू कलर आता है हम EDTA का एडिशन रोक देंगे और इस EDTA का वॉल्यूम नोट करेंगे। और सपोज़ करो ये वॉल्यूम आया V2 ml, तो V2 ml EDTA का वो वॉल्यूम है जो 50 ml वाटर सैंपल के साथ हमें लगा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल।
परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए सबसे पहले हम 250 ml वाटर सैंपल लेंगे। इस वाटर सैंपल को हम बॉईल करेंगे टिल वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 50 ml। इसका मतलब इस 250 ml को हमें तब तक बॉईल करना है जब तक कि इसका वॉल्यूम 50 ml नहीं हो जाता। जब हम वाटर सैंपल को इतना बॉईल कर लेते हैं कि उसका 250 ml वॉल्यूम 50 ml रह जाता है, तो इस कंडीशन में इस वाटर सैंपल से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी हम टेम्परेरी हार्डनेस कंटेनिंग वाटर को बॉईल करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और इस तरह से टेम्परेरी हार्डनेस वाटर से रिमूव हो जाती है। सो इन दिस वाटर सैंपल टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम इस वाटर सैंपल को फ़िल्टर करेंगे और उसके बाद जो हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे उन्हें हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद जो फ़िल्ट्रेट मिला है और प्रेसिपिटेट वॉश करने के बाद जो वॉशिंग मिली है उसे हम कलेक्टिवली लेंगे और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो कि फ़िल्ट्रेट और वॉशिंग से मिलकर बना हुआ है, इसके वॉल्यूम को हम फिर से 250 ml तक मेकअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर। सपोज़ करो फ़िल्ट्रेट और वॉशिंग का कलेक्टिव वॉल्यूम हमारे पास आया 150 ml। उसके बाद इसे हमें 250 ml तक मेकअप करना है। इसका मतलब अब हमें इसमें फिर से 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना होगा, जिससे क्या होगा 150 ml हमने बताया कि फ़िल्ट्रेट और वॉशिंग का वॉल्यूम हुआ, 100 ml हम डिस्टिल वाटर इसमें ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 250 ml। तो इस तरह से हम इस वॉल्यूम को फिर से 250 ml तक मेकअप करेंगे। अब ये जो 250 ml बॉइल्ड वाटर सैंपल हमें मिला है, नाउ दिस इज़ फ्री फ्रॉम टेम्परेरी हार्डनेस इम्प्योरिटी। इट कंटेन्स ओनली परमानेंट हार्डनेस। अब हम इस बॉइल्ड वाटर सैंपल को लेके अगेन वी विल टेक 50 ml ऑफ दिस बॉइल्ड वाटर सैंपल, देन वी विल ऐड 10 ml ऑफ बफर इनटू इट and then we will add 2-3 drops of indicator Eriochrome black tea. When we add indicator Eriochrome black tea, then we will get wine red color. In this solution we add EDTA and finally we will get blue color. तो एंड पॉइंट पर हमें ब्लू कलर मिलेगा। जब ये ब्लू कलर हमें मिल जाएगा इसका मतलब हमारा प्रोसीजर पूरा हुआ एंड वी हैव टू मेज़र दिस वॉल्यूम ऑफ EDTA। सपोज दिस इज V3 ml, तो V3 ml EDTA का वो वॉल्यूम है जो हमें बॉइल्ड वाटर सैंपल के साथ लगा है। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। तो इस EDTA मेथड की हेल्प से हमें जो भी वाटर सैंपल है उसकी टोटल हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस डिटरमाइन करना है। इसके लिए हमने जो मेथड फॉलो की थी EDTA मेथड, उसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट वॉल्यूम मिला था। पहला वॉल्यूम हमें मिला था V1 ml। V1 ml इज़ द वॉल्यूम ऑफ EDTA रिक्वायर्ड विथ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। जब हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ टाइट्रेशन किया तो जितना EDTA का वॉल्यूम हमें लगा था वो कितना था V1 ml। सिमिलरली जब हमने वाटर सैंपल को EDTA से टाइट्रेट किया तो जो हमें वॉल्यूम लगा वो कितना था V2 ml। सो V2 ml इज़ द वॉल्यूम ऑफ EDTA रिक्वायर्ड विथ वाटर सैंपल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, वाटर सैंपल को बॉईल करा था और बॉइल्ड वाटर सैंपल के साथ जो EDTA का वॉल्यूम रिक्वायर्ड था वो था V3 ml। जब हमने ये टाइट्रेशन परफॉर्म किया था तब हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम लिया था 50 ml, वाटर सैंपल का वॉल्यूम भी लिया था 50 ml और बॉइल्ड वाटर सैंपल का वॉल्यूम भी लिया था 50 ml। ये जो वॉल्यूम है इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में ये वॉल्यूम 100 ml भी दिया जा सकता है, 200 भी दिया जा सकता है। जब हम लेबोरेटरी में इनको परफॉर्म करते हैं तो ये 10 ml 20 ml हो सकता है, ये वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अब ये जो डिफरेंट वॉल्यूम्स हमें मिले इनकी हेल्प से हमें वाटर सैंपल की हार्डनेस कैलकुलेट करना होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की स्ट्रेंथ हमें गिवन होती है। सपोज़ करो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की स्ट्रेंथ गिवन है 1 ग्राम CaCO3
पर लीटर। ये स्ट्रेंथ चेंज भी हो सकती है, न्यूमेरिकल में ये 1 ग्राम पर लीटर दी जा सकती है, 1.5 ग्राम पर लीटर दी जा सकती है, या कुछ और भी दिया जा सकता है। यहाँ पर हम इसे 1 ग्राम CaCO3 पर लीटर मान के चल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की स्ट्रेंथ 1 ग्राम पर लीटर गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को बनाने के लिए मैंने 1 ग्राम CaCO3 को 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व किया है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1000 मिलीग्राम CaCO3 पर 1000 ml। इस 1 ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इस लीटर को मैंने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम और 1 लीटर मीन्स 1000 ml। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 1 milligram of CaCO3 is present in 1 ml of this standard hard water। इसका मतलब 1 ml of standard hard water contains 1 milligram of CaCO3। तो ये जो स्ट्रेंथ गिवन है उसकी हेल्प से मुझे ये पता चला कि 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन्स 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। मतलब अगर मैं इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का 1 ml लूँगी तो उसमें मुझे 1 मिलीग्राम CaCO3 मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। इस स्टेप पे हमें इस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की हेल्प से EDTA का स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मुझे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के बारे में पता है कि इसके 1 ml में 1 मिलीग्राम CaCO3 होगा, इसी तरह से मुझे ये पता लगाना होगा कि 1 ml ऑफ EDTA इज़ इक्विवेलेंट टू हाउ मच मिलीग्राम ऑफ CaCO3। 1 ml EDTA कितने मिलीग्राम ऑफ CaCO3 के इक्विवेलेंट होगा। जब मैंने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का टाइट्रेशन किया था EDTA के साथ, तो उस टाइट्रेशन में मुझे EDTA का V1 ml वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ था। इसकी हेल्प से मैं स्टैंडर्डाइजेशन करूँगी EDTA का। सो V1 ml ऑफ EDTA इज़ इक्विवेलेंट टू 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। यहाँ पर मैंने 50 ml क्यों लिया है, क्योंकि मैंने जो टाइट्रेशन प्रोसीजर फॉलो की थी उसमें स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वाटर सैंपल और बॉइल्ड वाटर सैंपल तीनों का वॉल्यूम मैंने 50-50 ml लिया था। ये वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है, इसकी जगह कोई भी गिवन वॉल्यूम आप ले सकते हैं। तो जब मैंने 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया था और टाइट्रेशन परफॉर्म किया था, उस टाइट्रेशन में मुझे EDTA का V1 वॉल्यूम लगा था। अब मुझे ये पता है 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। सो 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो इस 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की जगह मैं लिख दूंगी 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। ठीक, और ये 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, V1 ml ऑफ EDTA के बराबर होंगे। अब मैं 1 ml EDTA के लिए कैलकुलेट करूँगी। 1 ml EDTA इज़ इक्विवेलेंट टू 50 अपॉन V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि 1 ml ऑफ EDTA इज़ इक्विवेलेंट टू 50 अपॉन V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। क्योंकि जैसे मुझे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के बारे में पता था कि उसके 1 ml में 1 मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट है, उसी तरह से अब मुझे EDTA के बारे में भी पता चल गया कि उसके 1 ml में 50 बाय V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट है। ये मुझे पहले गिवन नहीं था। जब मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट किया था तो EDTA सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, उसकी स्ट्रेंथ, उसका CaCO3 इक्विवेलेंट मुझे गिवन नहीं था। तो इस स्टेप में मैंने उसे कैलकुलेट किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल हार्डनेस। तो जब मैंने वाटर सैंपल का 50 ml लिया था, उसके साथ मुझे EDTA का वॉल्यूम लगा था V2 ml। तो अब मैं लिखूँगी 50 ml ऑफ वाटर सैंपल इज़ इक्विवेलेंट टू V2 ml ऑफ EDTA।
तो प्रीवियस स्टेप से मैंने ये कैलकुलेट किया था कि 1 ml ऑफ EDTA इज़ इक्विवेलेंट टू 50 अपॉन V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो V2 ml EDTA कितने मिलीग्राम ऑफ CaCO3 के बराबर हो जाएगा, वो होगा 50 अपॉन V1 इंटू V2 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। और ये जो अमाउंट है दिस इज इक्विवेलेंट टू 50 ml ऑफ वाटर सैंपल। सो 50 ml वाटर सैंपल कंटेन 50 बाय V1 इंटू V2 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। अब मैं 1 ml वाटर सैंपल के लिए इसे कैलकुलेट करूँगी। तो 1 ml वाटर सैंपल के लिए हो जाएगा 50 बाय V1 इंटू V2 अपॉन 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। यहाँ से मैंने 50-50 कट किया। 1 ml वाटर सैंपल में इतने मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट रहेगा। अब मैं 1000 ml वाटर सैंपल के लिए इसे कैलकुलेट करूँगी। सो 1000 ml वाटर सैंपल कंटेन V2 बाय V1 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि 1000 ml वाटर सैंपल कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। 1000 ml मतलब 1 लीटर होगा। तो इस स्टेप से मुझे ये पता चला कि 1 लीटर वाटर में इतने मिलीग्राम CaCO3 इक्विवेलेंट होगा। और जब मुझे ये पता चल जाता है किसी वाटर के बारे में कि उसके 1 लीटर में कितने मिलीग्राम CaCO3 होगा, तो वो उसकी हार्डनेस पता लग जाती है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर। मिलीग्राम पर लीटर में इसको कैलकुलेशन करने के बाद मुझे टोटल हार्डनेस मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन परमानेंट हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल। तो जब मैंने 50 ml बॉइल्ड वाटर सैंपल लिया था तो मुझे EDTA का V3 ml रिक्वायर्ड हुआ था। So 50 ml boiled water sample is equivalent to V3 ml of EDTA. Now we know that 1 ml of EDTA is equivalent to 50 by V1 milligram of CaCO3 equivalent. तो V3 ml कितने के बराबर हो जाएगा, V3 इंटू 50 बाय V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। और ये किसके बराबर होगा, 50 ml बॉइल्ड वाटर सैंपल के। 50 ml बॉइल्ड वाटर सैंपल कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ CaCO3 equivalent in milligram. Now we can calculate for 1 ml boiled water samples. 1 ml boiled water sample contain V3 into 50 by V1 upon 50 milligram of CaCO3 equivalent. 50 से 50 मैंने कट किया. So in next step we can calculate for 1000 ml boiled water sample. So for 1000 ml boiled water sample, V3 by V1 into 1000 milligram of CaCO3 equivalent. So this much amount of CaCO3 equivalent is present in 1000 ml boiled water sample. तो यहाँ से मुझे इस boiled water sample में permanent hardness पता लग जाएगी. इसके बाद हमें पता होता है total hardness is equal to permanent hardness plus temporary hardness. टोटल हार्डनेस हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट कर ली थी, परमानेंट हार्डनेस हमने इस स्टेप में कैलकुलेट कर ली. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस टेम्परेरी हार्डनेस. सो टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस
परमानेंट हार्डनेस। जब हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमें वाटर सैंपल की टेम्परेरी हार्डनेस पता चल जाएगी। तो इस तरह से इन डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हम वाटर सैंपल की टेम्परेरी, परमानेंट और टोटल हार्डनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। टेक केयर।